Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nuin, and today we are going to discuss another important and interesting topic of chapter number 4, work and energy, and that is work done by the gravitational field. वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बल्कि इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है आपके इस चैप्टर 4 का। और इसको हमने ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है सर, इसके लिए हमें ये पहले पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहते हैं, और फिर आप उस ग्रेविटेशनल फील्ड में किस तरह से वर्क डन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये उसकी डेफिनेशन है जिसके अंदर आपने वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है कि वो स्पेस, वो इलाका ज़मीन के इर्द गिर्द जिसके अंदर आप उसके ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करती है किसी बॉडी पे, उसको उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ठीक है, सो द स्पेस अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड द वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट, कोई भी आप ऑब्जेक्ट मूव कराते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तो वर्क होता है, और वर्क कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वर्क परफॉर्म करती है। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स द वर्क इज पॉजिटिव, एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स द वर्क इज नेगेटिव। ठीक है, ये बातें हमने वर्क डन की देखी हुई हैं कि अगर तो आपकी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी आप जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो फिर तो आपके पास पॉजिटिव वर्क होगा। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड हो रहा है तो फिर जो है वो वर्क डन आपका नेगेटिव होगा। तो वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड हमने आप ये पूरा पैराग्राफ आपको ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में उन्होंने जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये आपका उसका इंट्रो है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से आप उसको स्टार्ट किया, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले भी अब मैं आपको बता, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स वी हैव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, और दूसरी तरह की जो फील्ड होती है उसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो दो तरह की फील्ड होती है हमारे पास, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अब ये जो भी हमने आपको बात की है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, हमने जितना कुछ पढ़ा है वो हमारी कंजर्वेटिव फील्ड है। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में क्या फ़र्क है ये हम यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब है कि द फील्ड इन विच द वर्क डन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड और द वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ बी जीरो इज कॉल्ड अ कंजर्वेटिव फील्ड। ऐसी फील्ड जो आपकी क्लोज फील्ड हो उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। ठीक है, यानी अभी, और इसमें आप जो भी वर्क डन जो है वो उस क्लोज पाथ में, आपको पता है सर्कल में, जैसे आप आपका सर्कल जो है वो एक क्लोज पाथ है तो सर्कल में आप जो भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोज फील्ड में जो भी वर्क डन है वो आपका जीरो होगा। ऐसी फील्ड को जिसमें वर्क डन जो है एक तो इंडिपेंडेंट भी हो, यानी वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, जिस मर्जी आप पाथ से चले जाएं आपका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड भी ना करे, और उसके साथ साथ वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ में वो जीरो हो, उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। उस कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये जितनी फील्ड्स हैं, अभी आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में तो नहीं पढ़ा, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है ये इसकी एग्जांपल है कंजर्वेटिव फील्ड की, क्योंकि ये क्लोज फील्ड होती है। तो इसमें अब आप जो कैलकुलेशन करेंगे कि आप पाथ 1 से जो वर्क निकालेंगे, पाथ 2 से जो वर्क निकालेंगे और पाथ 3 से जो वर्क निकालेंगे, तीनों तरह के पाथ से आप देखेंगे कि वर्क डन जो है वो एक जैसा आएगा। इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ से, यानी आप किसी भी उससे आप वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप पाथ 1 से चले जाएं, 2 से चले जाएं, 3 से चले जाएं, वर्क डन जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह ये जो आपकी वर्क डन है वो इस तरह के क्लोज पाथ में, चूंकि आपकी कंजर्वेटिव फील्ड जो है एक तो वो इंडिपेंडेंट है पाथ से, दूसरा चूंकि क्लोज फील्ड है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड तो उसमें वर्क डन आप देखेंगे कि वो जीरो के इक्वल भी आएगा। ये दोनों बातें हमने इस ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए देखनी है। इसके मुकाबले में वो जो आपकी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है वो क्या होती है, उसकी एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को शो कर रही है, बिकॉज इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड ओवर अ रफ सरफेस बिटवीन द 2 पॉइंट्स अलोंग द डिफरेंट पाथ्स द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स सर्टेनली डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड।
ठीक है। एक तो इसमें वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप किसी रफ सरफेस के ऊपर किसी चीज़ को मूव कराते हैं तो फिर उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, कौन सी फोर्स होती है, वो जो अगेंस्ट मूव करती है। जब आप किसी चीज़ को मूव कराते हैं रफ सरफेस के ऊपर तो वो जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्क डन होता है उसके, वो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है ना, जो वो वर्क डन करती है। फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन करती है वो अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी करती है, ठीक है। और वो सर्टनली यानी यकीनी तौर पे वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस रफ सरफेस से उसे गुजार रहे हैं, सीधी सरफेस से गुजार रहे हैं या कर्व्ड सरफेस से गुजार रहे हैं, तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही चूंकि वो एक ओपन फील्ड है तो उसमें वर्क डन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक ओपन फील्ड को शो करती है, वो क्लोज फील्ड नहीं है। जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड थी तो हमने कहा था ग्रेविटेशनल फील्ड चूंकि क्लोज फील्ड है तो उसमें जब आप टोटल वर्क डन उसका निकालेंगे क्लोज पाथ के अंदर तो फिर वो जीरो के इक्वल आएगा। जबकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो ओपन फील्ड में को शो करती है। और ओपन फील्ड का मतलब है कि यहाँ वर्क डन की वैल्यू जीरो भी नहीं होगी, इट इज़ नॉट इक्वल टू द जीरो, एज वेल एज जो आपका पाथ जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन से पाथ से आप उसको मूव करा रहे हैं। उस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपकी, वो वर्क डन जो है वो उसका जो वर्क डन होगा, वो जो वर्क डन करेगी फ्रिक्शनल फोर्स, वो उस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप किस पाथ से उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो तरह की फील्ड्स और दो तरह की फोर्सेस के बारे में आपको मैंने बताया। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्ट करती है और वो होती है कंजर्वेटिव फील्ड। जबकि आपकी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो फ्रिक्शनल फील्ड के अंदर एक्ट करती है जो कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। और दोनों कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। कंजर्वेटिव का मतलब ही होता है क्लोज, नैरो। तो कंजर्वेटिव फील्ड क्लोज फील्ड होती है, इसमें एक तो वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, और साथ ही वर्क डन जो है क्लोज फील्ड के अंदर जीरो भी होता है। इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो है या वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से एक्ट करती है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, और वो पाथ के ऊपर डिपेंड भी करती है कि किस रास्ते से आप उसे गुजार रहे हैं। और चूंकि वो एक ओपन फील्ड है, वो क्लोज फील्ड नहीं है, तो वहाँ पे वर्क डन की वैल्यू हमेशा जीरो के इक्वल नहीं होती, यानी वर्क की कोई ना कोई वैल्यू आती है, वो जीरो नहीं होती, ठीक है। तो ये दोनों तरह की मैंने आपको डिफरेंसेस इसमें बता दिए, कंजर्वेटिव फील्ड में और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स में, ठीक है। अब आ जाए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ कि वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड में मैंने आपको कहा ये पहला पैराग्राफ जो है ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड को शो कर रहा है। ग्रेविटेशनल, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इसके बारे में, और साथ ही उन्होंने उसकी एग्जांपल कि कब वर्क डन इस ग्रेविटेशनल फील्ड में पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। जब डिस्प्लेसमेंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट टू द जो है वो डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स होगी तो फिर वो नेगेटिव वर्क डन जो है होगा। तो ये हमने यहाँ तक ये इसको देखा। अब इसमें आ जाइए इसकी एक्सप्लेनेशन आगे, एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन। अब एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन में आपको पता साथ फिगर भी आएगी एक्सप्लेनेशन में, और डेरिवेशन में हम ये जो भी मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो करेंगे इसके। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन। अब एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन में उन्होंने कहा लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बीइंग डिस्प्लेड विद कांस्टेंट वेलोसिटी फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट B, यानी आप ये A से B तक आपने जाना है। अब आप एज्यूम कर लें आपने A से B तक जाना है और 3 रास्तों के थ्रू आप जा सकते हैं। ये पाथ 1 है इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना के, ये पाथ 2 है। अच्छा, पाथ 1 पहले A से D और D से B, पाथ 2 क्या है A से C और C से B, और पाथ 3 क्या है कि आप डायरेक्ट जो शॉर्टकट बीच में से कोई निकालें और वो एक कर्व्ड पाथ बन जाएगा, दिस इज पाथ 3। अब ये 3 पाथ्स हैं जब आपने A से B तक मूव करना है अलोंग वेरियस पाथ्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीनों पाथ्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है। अब आप देखें इन दिस केस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द वेट mg ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस वक्त आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेट mg के इक्वल है तीनों पाथ्स में, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वेट mg के इक्वल होगी। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आप वर्क डन निकालेंगे ADB यानी पाथ 1 के थ्रू। तो जब आप पाथ 1 के थ्रू ADB के थ्रू जो है वो वर्क डन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो वर्क डन ADB है वो इक्वल होगा वर्क डन, ये मैं आपको यहाँ पे इसको राइट डाउन कर लेते हैं इस ADB से पहले,
दिस इज पाथ 1 कि ठीक है, अगर आपने बॉडी को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम ए टू बी तो पहले आप उसको थ्रू पाथ 1 कर रहे हैं। पाथ 1 का मतलब है आपने वर्क डन ए डी बी निकालना है, लेकिन इससे पहले एक स्टेप करेंगे कि वर्क डन ए डी बी जो है आपका, दिस इज इक्वल टू द वर्क डन ए डी, यानी वर्क डन जो हो रहा है ए से डी तक, प्लस वर्क डन डी बी। तो प्लस वर्क डन आप इसमें करेंगे अलॉन्ग डी बी। इन दोनों का जब आप सम अप करेंगे दोनों वर्क डन्स को, तो आपके पास वर्क डन ए डी बी आएगा, पाथ 1 का वर्क डन। ठीक है, अब होगा ये, हमने कहा कि वेट जो है एम जी वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि आपकी ग्रेविटेशनल इस वक्त जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपके वेट को शो कर रही है। ठीक है, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, जिसको आप शो कर सकते हैं दिस इज एम जी, दिस इज इक्वल टू द वेट एम जी। तो ये फोर्स है, फोर्स अगर डाउनवर्ड है तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, आप कहाँ से ऑब्जेक्ट को किस तरफ से किस तरफ मूव करा रहे हैं, ए से डी की तरफ। सो डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग राइट, इस डायरेक्शन में। तो क्या एंगल बन रहा है, दिस इज 90। अगर डिस्प्लेसमेंट इस तरह हॉरिजॉन्टल के अलोंग है और वेट एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल इस वक्त बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके मुकाबले में जब आप डी से बी की तरफ मूव कराते हैं ऑब्जेक्ट को, तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और वेट एम जी जो है वो, जो आपकी फोर्स है वो डाउनवर्ड। इस वक्त जो एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान में, फोर्स के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ करा रहे हैं आप, बी की तरफ, यानी अपवर्ड। तो एंगल जो बन रहा है इन दोनों के दरमियान में वो 180 का एंगल बन रहा है। अब इन दोनों का क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम देखते हैं कि जब हमने अपना वर्क डन का इधर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वर्क डन के फार्मूले में ये देखें, ए डी का जो वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही करते हैं ना, वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स की वैल्यू आपकी क्या है, एम जी, और डिस्प्लेसमेंट डी, और साथ कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह अब आप इधर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, कॉस 90 ए से डी की तरफ, प्लस एम जी डी कॉज ऑफ 180, जब आप उसको डी से बी की तरफ मूव करा दें। सो एम जी जो है वो आपकी फोर्स है एंड डी इज द डिस्प्लेसमेंट। एम जी जो है वो फोर्स है, डी इज द डिस्प्लेसमेंट, साथ कॉस थीटा आता है। ठीक है, जब आप एम जी जो है वो यहाँ पे आपकी फोर्स, डी इज द डिस्प्लेसमेंट, साथ कॉस थीटा आता है। ए डी के केस में आपका कॉस थीटा जो है वो कॉस 90 है, और डी बी के केस में जो है वो कॉस थीटा जो है वो आपका कॉस 180 आएगा। ठीक है, सो दिस इज एम जी डी कॉस 180। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कॉस 90 जो है वो 0 होता है और कॉस 180 जो है वो -1 होता है। ठीक है, तो जब आप कॉस 90 करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा, ये पूरी टर्म जो फर्स्ट टर्म है ये 0 हो जाएगी। और जब आप कॉस 180 करेंगे तो कॉस 180 जो है वो -1 होगा, और ये फर्स्ट टर्म जो है ये माइनस एम जी डी आ जाएगा। अब डी चूंकि डिस्प्लेसमेंट है, ये इस वक्त किसको शो करेगा, हाइट को शो करेगा। ठीक है, सो दिस इज माइनस एम जी, और डी की जगह यहाँ पे आप उसकी हाइट एच को शो कर सकते हैं। ठीक है, सो डी कैन बी रिप्लेस्ड विद एच, हाइट, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं। तो फिर ये आ जाएगा आपका माइनस एम जी, डी की जगह आपने क्या लगाया, एच लगा लिया, सो दिस इज माइनस एम जी एच। तो दिस इज द वर्क डन ए डी बी, जो आपने पाथ 1 के थ्रू जो है वो कैलकुलेट किए। इसी तरह आप वर्क डन जो है वो पाथ 2 के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब पाथ 2 जो है वो आपका, वो किस तरह से, अब आप ए सी बी, पाथ ए सी बी ले रहे हैं। ए सी बी क्या चीज़ है आपका, ए सी बी है आपका पाथ 2। पार्ट 2 में भी आप उसी तरह वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन ए सी बी, आपका जो पाथ ए सी बी है वो पार्ट 2 को शो कर रहा है। पार्ट 2 में जो वर्क डन अलोंग ए सी बी आपने निकालना है। सो दिस इज वर्क डन अलोंग ए सी प्लस वर्क डन अलोंग सी बी। ठीक है, तो वर्क डन ए सी बी जो है वर्क डन ए सी प्लस वर्क डन सी बी के इक्वल है। अब आपने ए सी जो वर्क डन है आपका, अब इसमें किस तरह से निकालेंगे, ये देखिए, वे फोर्स जो है जो कि वेट को शो करिए वो एम जी नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और आप पार्टिकल को मूव करा रहे हैं या बॉडी को मूव करा रहे हैं ए से सी की तरफ। और जब आप ऑब्जेक्ट को ए से सी की तरफ मूव कराएंगे तो ये जो एंगल इधर जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का बनेगा वो 180 का बनेगा, क्योंकि जब फोर्स डाउनवर्ड होगी और आपकी ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगी तो एंगल 180 बनेगा और कॉस 180 -1 के इक्वल होगा।
इसी तरह जब वर्क डन CB की बात आएगी, जब आप C से B की तरफ निकालेंगे तो फोर्स वेट ने तो कहीं नहीं ना और जाना, वेट हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, तो फोर्स जो वेट है आपका वो डाउनवर्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड्स राइट है। इस वक्त जो एंगल बन रहा है आपका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का वो 90 बन रहा है और cos 90 0 हो जाएगा। तो इसमें भी जब आप वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन अलोंग AC जो है वो इक्वल होगी आपके पास mg/d cos 180, क्योंकि AC में जो आपका एंगल बन रहा है वो 180 का बन रहा है, प्लस mg/d cos 90। cos 90 कहाँ एंगल बन रहा है आपका CB के अलोंग, ठीक है। सो cos 90 यहाँ पे जो होगा आपके पास, ये cos 90 जो है ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर जो cos 180 है वो -1 को शो करता है और D की जगह मैंने आपको कहा था कि H यूज़ करते हैं हाइट। तो जब आप ये चीज़ें इधर पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास वर्क डन ACB जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -mgh, क्योंकि mg cos 180 -1 है, सो दिस इज -mgd की जगह मैंने आपको कहा क्या यूज़ करेंगे आप, हाइट h, तो ये -mgh और प्लस cos 90 चूँकि 0 है तो ये होल टर्म जो है ये सेकंड टर्म ये 0 हो जाएगी, सो दिस इज -mgh जो है वो वर्क डन अलोंग ACB। ये पार्ट 1 का वर्क डन भी आपने निकाल लिया था, वो भी -mgh है, पार्ट 2 का वर्क डन आपने निकाला वो भी -mgh है, ठीक है। अब रह गया थर्ड पाथ आपका जो कि इर्रेगुलर पाथ है इस तरह का। इस पे आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स या जो वेट है आपका वो उसी तरह से डाउनवर्ड एक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट अब कर्व्ड पाथ में हो रही है। ऐसे कर्व्ड पाथ को आप क्या करते हैं, किस तरह से इसमें वर्क डन निकालते हैं, जैसे आपने देखा था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आपने देखा था, वहां पे तो वेरिएबल फोर्स थी ना, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट आपकी mg जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और वेट के इक्वल है, वो तो एक जैसी है, लेकिन अब पाथ वेरिएबल है आपका, पाथ कर्व्ड है। तो ऐसे कर्व्ड पाथ में आप किस तरह से वर्क डन निकालेंगे, ये देखें। हमने इस कर्व्ड पाथ को छोटे छोटे इस तरह से स्टेयर्स में हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल वर्टिकल इस तरह से स्टेयर्स में डिवाइड कर दिए इस पूरे पाथ को, हॉरिजेंटल वर्टिकल हॉरिजेंटल इस तरह से पाथ। अब जब हम इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को हमने छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया और ये A है और ये पॉइंट B है। दिस इज योर पाथ 3 जिसको हमने छोटे छोटे स्टेयर्स में डिवाइड किया। स्टेयर्स में होता है ना, हॉरिजेंटल भी होता है साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी होता है, फिर हॉरिजेंटल भी होता है वर्टिकल भी होता है डिस्टेंस, फिर हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी होता है और वर्टिकल डिस्टेंस भी होता है। तो इस तरह से हमने इसे छोटे छोटे स्टेयर्स में डिवाइड कर दिए। अब ये आपकी A से लेके B तक ये आपकी हाइट h को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमने स्मूथ पाथ में भी रिप्लेस्ड बाय द सीरीज ऑफ इन्फिनिटेसिमल एक्स एंड वाई डिस्प्लेसमेंट्स में हमने इसको छोटे छोटे एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट्स में स्मूथ पाथ को हमने डिवाइड कर दिया। इन्फिनिटेसिमल मीन्स जो बहुत स्मॉल है, ठीक है, बहुत स्मॉल एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। वर्क इज डन ओनली ड्यूरिंग द वाई डिस्प्लेसमेंट्स। अब हम देख सकते हैं कि जितने भी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनमें जब वेट नीचे की तरफ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स mg एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरह से होगी, आपकी वेट नीचे को है और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पे होगी, जितने भी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट्स हैं उन सब में 90 का एंगल बन रहा है फोर्स के दरमियान में और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, और cos 90 0 होगा तो जितने हॉरिजेंटल स्टेप्स हैं उनमें वर्क डन जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है। मैंने आपको बताया वेट नीचे को एक्ट करेगा और डिस्प्लेसमेंट होगी राइट साइड पे। जितने भी हॉरिजेंटल स्टेप्स हैं उनमें वेट नीचे को एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी राइट साइड पे, वेट नीचे को एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी राइट साइड पे। ये तमाम हॉरिजेंटल स्टेप्स की बात हो रही। तो इन ऑल द हॉरिजेंटल स्टेप्स द फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स और द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड वेयर एज द डिस्प्लेसमेंट इज टूवर्ड्स राइट, then the angle between the weight and the displacement will be 90 डिग्री। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का या वेट का जो और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा एंड cos 90 इज 0। दैट्स वाई जितने भी हॉरिजेंटल स्टेप्स हैं उनमें जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। सो वर्क इज डन ओनली ड्यूरिंग द वर्टिकल स्टेप्स। तो सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स में जो है वो वर्क डन होगा, हॉरिजेंटल स्टेप्स में वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात उन्होंने यहाँ पे बताई है कि लेट अस कंसीडर द पाथ 3। हमने पाथ 3 लिया, दैट इज अ कर्व्ड पाथ और वो हमारा कर्व्ड 1 है। इमेजिन दैट द पाथ जो कर्व्ड पाथ है टू बी ब्रोकन डाउन इनटू द सीरीज ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्टेप्स। जिस तरह से हमने ये देखा, देयर इज नो वर्क
डन अलोंग द हॉरिजेंटल स्टेप्स। हॉरिजेंटल स्टेप्स में कोई भी वर्क डन जो है वो नहीं हो रहा। मैंने उसकी रीज़न आपको बता दिए, बिकॉज mg जो उसका वेट है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो जितने भी हॉरिजेंटल स्टेप्स हैं उनमें आपका जो कोई वर्क नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसमें जो वेट है वो अपनी डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री के एंगल पे है, परपेंडिकुलर है फॉर दीज स्टेप्स, इसलिए उसका वर्क डन जीरो है। वर्क इज डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली अलोंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स। वर्क सिर्फ कहाँ होगा, सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स के अलोंग जो है वो वर्क होगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में वेट नीचे को और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। तो वेट और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बनेगा, जितने भी वर्टिकल स्टेप्स हैं आप कोई एक वर्टिकल स्टेप ले लें, वेट नीचे को डाउनवर्ड, क्योंकि वेट ने हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करना है, और अब डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल स्टेप में कहाँ हो रही है, अपवर्ड। तो दोनों में जो एंगल अब बनेगा वेट और डिस्प्लेसमेंट वो 180 का बनेगा, ठीक है। और ये आप वर्क डन ए बी इज इक्वल टू, अब cos 180 क्या होता है, वेट नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड। अभी आपने देखा ऊपर कि cos 180 क्या होता है, -1। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -g, तो इनमें कॉमन होगा। आप एक स्टेप इधर ऊपर कर सकते हैं कि जितने भी वर्टिकल स्टेप्स हैं WAB इन पाथ 3 वो किसके इक्वल होगा, आप उसे कह सकते हैं mg/d cos डी को आप इधर, क्योंकि आपने डी को डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर लिया है ना वर्टिकल स्टेप्स में, तो आप डी की जगह यहाँ पे डेल्टा वाई एन पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि mg डेल्टा y1 cos 180 डिग्री, ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, प्लस mg डेल्टा y2 cos 180, ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए, प्लस अप टू सो ऑन हमने n डिस्प्लेसमेंट्स कंसीडर किए ना, ये हमने डेल्टा y1 y2 और अप टू सो ऑन हम कहाँ तक जा रहे हैं, डेल्टा yn यानी nth डिस्प्लेसमेंट्स तक लिए। तो फिर यहाँ से प्लस अप टू सो ऑन यहाँ पे डॉटेड लाइन बना के आगे हमने mg डेल्टा yn cos 180 डिग्री, तो इस तरह से हमने इसको लिखना है, ठीक है। यानी टोटल वर्क डन ए बी जो है वो सम होगा इन तमाम n डिस्प्लेसमेंट्स के की वजह से जो वर्क डन आप कैलकुलेट कर रहे हैं। सो सबसे पहले mg इन सब में कॉमन है, सो mg हम कॉमन ले सकते हैं, और cos 180 भी इन सब में कॉमन है। cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आप जब cos 180 तमाम के अंदर -1 लेंगे तो आप उसमें से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। सो माइनस और mg जब आप दोनों कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएंगी, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस अप टू सो ऑन, आखिरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डेल्टा yn, क्योंकि आपने n नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स कंसीडर किए हैं। तो ये एक स्टेप अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं कि आपका जो टोटल वर्क डन ए बी है फॉर द वर्टिकल पाथ्स वो आप किस तरह से लिखेंगे, mg डेल्टा y1 cos 180 प्लस mg डेल्टा y2 cos 180 प्लस अप टू सो ऑन mg डेल्टा yn cos 180। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। cos 180 सब में -1 होगा, mg भी सब में कॉमन है तो -mg आप बाहर कॉमन लेके अंदर इस तरह से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा yn। अब ये जो टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो आपको हाइट के इक्वल होगा। सो दिस टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द हाइट, इसको आप हाइट के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ से WAB इज इक्वल टू -mg, और इस सारे की जगह आप हाइट लगा सकते हैं, तो दिस इज -mgh। ये आपका थर्ड पाथ का वर्क डन। अब आप यहाँ से नोट करें कि तीनों वर्क डन्स जो है वो आपके सेम है। जो वर्क पाथ 1 के लॉन्ग जो वर्क डन निकाला था वो भी -mgh है, जो पाथ 2 के लॉन्ग आपने वर्क डन निकाला वो भी -mgh है, और जो आपने लास्ट में जो इरेगुलर पाथ है थर्ड पाथ जो था आपका उसके लॉन्ग जो वर्क डन निकाला है AB के वो भी आपका -mgh है। इसका मतलब है, हमने कहा था जैसे हमने बात की थी कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आपकी कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, यानी पाथ पर डिपेंड। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन अलोंग AB स्टिल इज -mgh। और यहाँ से अब आप वी कैन कंक्लूड, ये आप जो कंक्लूड करने से पहले आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, उसके ऊपर ना हेडिंग दे सकते हैं कि दिस इज योर कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या है कि हम फ्रॉम द अबव डिस्कशन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क डन इन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ठीक है। और अगर वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, इसका मतलब है कि आपका वर्क, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो आपकी अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड की ये निशानी है कि उसमें वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के, ठीक है।
अब यहाँ से उन्होंने कहा चूंकि आपकी ग्रेविटेशन फील्ड कंजर्वेटिव है, तो एक और चीज़ भी उन्होंने बताई थी ना, ये तो हमने शो कर लिया कि वर्क डन जो है वो सेम है तमाम, इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट है पाथ के। लेकिन इसकी डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा भी है कि द फील्ड इन विच द वर्क डन बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ये हमने शो कर लिया पहला हिस्सा, और द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ बी जीरो। अब क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इसका वर्क डन जो है वो क्लोज पाथ में वो जीरो है, उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। अब क्लोज पाथ में ये इन्होंने ये नीचे क्वेश्चन दिया है कि कैन यू प्रूव दैट द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ सच एज ACBA और ADBA इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, अब क्लोज पाथ की निशानी ये होती है कि जिस पॉइंट से आप उसको शुरू करते हैं वो उसी पॉइंट पे खत्म होता है, यानी ACB तो A पे ही खत्म होगा, ADB तो A पे ही खत्म होगा। जिस पाथ से आप उसको, जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उसी पॉइंट पे उसको खत्म करते हैं, लाइक अ सर्कल। तो इस तरह की फिर आप इसको आप क्लोज पाथ कहते हैं। इस क्लोज पाथ में वो पूछ रहे हैं या ACBA में आप प्रूव कर लें या ADBA में आप प्रूव कर लें। मैं आपको एक प्रूव कर देती हूँ, दूसरा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरह से आप उसको क्लोज पाथ के अंदर आप वर्क डन जो है वो जीरो के इक्वल होता है। अब ये देखें क्लोज पाथ आपका क्या है, ACBA। इस क्लोज पाथ में आपका वर्क डन जो है वो जीरो के इक्वल है, ये आपने प्रूव करना है ACBA में। अब आप कैसे इसको जीरो के इक्वल प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन इन दिस क्लोज पाथ ACBA ये आपका क्लोज पाथ है। अब इस क्लोज पाथ को आप डिवाइड कर लें दो दो इंटरवल्स में, वर्क डन AC प्लस वर्क डन CB प्लस वर्क डन BA। आपने इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, AC प्लस CB प्लस BA, इस तरह से। अब आप ये देखें वर्क डन AC के अलोंग जो वर्क डन है वो आपने कैलकुलेट किया था, कहाँ कैलकुलेट किया था ये देखें, जब आप पार्ट 2 कर रहे थे तो आपने वर्क डन AC जो है वो कैलकुलेट किया था, और AC के अलोंग ये देखें जब हमने ये लिखा था mgd cos 180 जो है वो -1 के इक्वल था। तो ये वर्क डन AC जो है ये यहाँ से D को आपने H लिया था मैंने कहा था, और cos 180 -1 था। तो वर्क डन AC जो है वो आपका क्या था, -mgh। ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वर्क डन AC। ये मैं अब हमने चूंकि कैलकुलेट की हुई है, हम इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं, दिस इज -mgh। ये -mgh हमने पुट कर दी वर्क डन AC की वैल्यू। इसके बाद वर्क प्लस वर्क डन CB की वैल्यू भी जो है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। ये देखें वर्क डन CB जब पार्ट 2 के लिए हमने किया था तो वर्क डन अलोंग CB जो है ये देखें ये आया था mgd cos 90, और cos 90 जीरो हो गया था, और फिर वर्क डन CB जो है ये इसकी वैल्यू है, दिस इज जीरो। तो ये हम यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं वर्क डन CB की वैल्यू, एंड प्लस वर्क डन जो है BA। अब वर्क डन BA जो है ये ऑपोजिट होगा AB के वर्क डन का। ये आपने वर्क डन AB कैलकुलेट किया हुआ है पार्ट 3 विच इज़ -mgh। तो वर्क डन BA का मतलब है रिवर्स यानी इनवर्स ऑफ AB। तो अगर वर्क डन AB -mgh है तो इसका मतलब है BA जो है वो उसके ऑपोजिट होगा, यानी उसका इन्वर्स होगा। वो आप यहाँ से भी देख, यानी अगर आप A से B पे जो वर्क डन अगर आपने निकाला है दिस इज -mgh, तो वर्क डन BA शुड बी द इन्वर्स ऑफ वर्क डन AB। यानी मैं -mgh का जब इन्वर्स करूंगी सो दिस इज +mgh, यानी मैं इसको क्या लिख सकती हूँ +mgh, बिकॉज वर्क डन AB आपका -mgh है। तो वर्क डन BA का मतलब है ऑपोजिट ऑफ यानी इन्वर्स ऑफ वर्क डन AB। तो इसका जब इन्वर्स लेंगे -mgh का तो दिस इज पॉजिटिव mgh। अब ये -mgh और ये -mgh +mgh ये कैंसिल हो जाएंगे, सो यू कैन गेट 0। सो दिस इज वर्क डन ACBA इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ADBA के लिए भी। ADBA में भी आपने वर्क डन ये देखें पार्ट 1 में वर्क डन अलोंग ADB निकाला हुआ है विच इज़ 0, और वर्क डन अलोंग DB भी आपने निकाला हुआ है विच इज़ -mgh। और उसके बाद जब आप लास्ट में वर्क डन BA करेंगे तो BA का वर्क डन जो है वो AB के ऑपोजिट होगा विच इज़ +mgh। तो वहाँ पे भी आपका जो वर्क डन ये वाला आएगा ADBA, वो भी इसी तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये वैल्यूज़ ये कॉज की डाल के और इसकी प्रैक्टिस आप इसको कर सकते हैं, जैसे हमने पहले किया है कि कॉज क्या बन रहा है, इस इधर क्या एंगल बन रहा है, इधर क्या एंगल बन रहा है। तो ये हमने चूंकि हमारे पास ऑलरेडी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हुई हैं तो हम उनको देख के यहाँ पे पुट करें। आप वो स्टेप अगर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ADBA का भी आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन AD प्लस वर्क डन DB और प्लस वर्क डन BA। तो ये भी मैंने आपको बताया कि वर्क डन AD आपने देखा था, आपने कैलकुलेट किया हुआ था पार्ट 1 में, वर्क डन AD 0, तो ये आपका 0 था।
प्लस वर्क डन dB जो आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पे वो था -mgh, AD की वैल्यू 0 थी, dB की वैल्यू आपने cos 180 से निकाली थी, सो दिस इज -mgh। ठीक है, तो ये प्लस नहीं होगा, दिस इज -mgh। और प्लस वर्क डन BA जो है दिस इज ऑपोजिट ऑफ AB, यानी आप इसका इन्वर्स लेंगे, सो दिस इज प्लस mgh। अब ये -mgh और ये प्लस mgh ये कैंसिल हो जाएंगे एंड यू कैन गेट द जीरो रिजल्ट फॉर द क्लोज्ड पाथ ACBA की तरह ADBA का भी आपका जो वर्क डन है वो 0 के इक्वल आया। ठीक है, जैसे ACBA में वर्क डन आपने देखा था कि वो 0, इसी तरह ADBA के अंदर भी वर्क डन आपका 0। दिस इज द क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन जो है आपने देखा कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर, अगर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे कि हमने कहा था कि क्लोज कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसमें वर्क डन की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आती है क्लोज फील्ड के अंदर। ठीक है, और साथ ही हमने ये देखा कि इंडिपेंडेंट होती है पाथ। क्लोज हम तब लेते हैं जब A से शुरू करके A पे खत्म करते हैं, तब आंसर 0 आता है, अदरवाइज नहीं आता। अदरवाइज आप देखें आपने वर्क डन AD भी निकाला, फिर वर्क डन AC भी निकाला, फिर वर्क डन AB निकाला, तो वो तीनों वर्क डन जो है वो सेम आए थे, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड थी। तो कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड है, जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसके अलावा मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको ये कंडीशन पूरी करनी होती है कि जब आप उसमें वर्क डन निकालें तो वो हमेशा सेम आएगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड आएगा। और दूसरा, अगर आप उसको क्लोज फील्ड कंसीडर जब करेंगे, यानी उसको 2 पॉइंट्स के बीच में कैलकुलेट करेंगे, जिस पॉइंट से शुरू करेंगे इनिशियल पॉइंट से उसी पे फाइनल पॉइंट पे ख़त्म करेंगे, तो यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे, तो उस वक्त आपका जो वर्क डन है उसके अंदर, उस क्लोज फील्ड के अंदर वो 0 के इक्वल आएगा कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर। तो ये मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया कि ये आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, और उसमें आपने कैसे वर्क डन निकालना है, पहले आपने ग्रेविटेशनल फील्ड की जो है वो पूरी फर्स्ट पैराग्राफ उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन में वर्क डन पार्ट 1, वर्क डन पार्ट 2 और वर्क डन ये पार्ट 3 था। ठीक है, उसके बाद आपने उसका कंक्लूजन लिखा, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये भी आप बना के लिख सकते हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज, जब आप पहले इसको कंक्लूड करके उसके बाद आप वर्क डन इन अ क्लोज फील्ड जो है वो 0 है, ये आप दोनों पॉइंट्स इसमें मेंशन कर सकते हैं कि क्लोज फील्ड में वर्क डन कैसे 0 होती है। ठीक है, और उसके बाद नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, मैंने आपको कहा कि ये आपकी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को शो करती है, जो कि ओपन फील्ड होती है। इसमें वर्क डन ना ही 0 के इक्वल होता है और ना ही वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो पाथ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। तो आई होप स्टूडेंट्स आज हमने जितनी बातें की आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, किसी बात की समझ ना आ रही हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. You can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.